अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम लजपत खत्री है। मैं एक एडवोकेट हूँ और आज मैं आपके लिए एक नया इस वक्त में सेक्शन चल रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। उसके बारे में हर इंसान परेशान है कि करना क्या है। उसके बारे में थोड़ी आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जितना मैं इस चीज़ को समझा हूँ कि आजकल लोगों को सेक्शन 7E ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उसकी डिटेल अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 7E है क्या। तो 7E के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर और डिटेल में बता रहा हूँ जो आपकी समझ में, एक आम आदमी है आप, तो आपकी समझ में बहुत आसानी से आएगा। अब सबसे पहले बताता हूँ 7E कहते किसको हैं। देखिए 7E एक सेक्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो 2022 में इंसर्ट किया गया था ऑर्डिनेंस में, और उसके इंसर्ट करने के पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक थी। उस लॉजिक को कोई भी, इवन हम भी समझ नहीं सके थे, और आज भी बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ नहीं सके कि ये 7E डाला क्यों है। देखिए 7E डालने की मेन जो वजह है, जो मैं समझा हूँ अपनी नाक़िस सोच के हिसाब से, समझ के हिसाब से, बहुत नाक़िस समझ के हिसाब से जो चीज़ मैं समझा हूँ वो ये है कि 7E का मतलब ये है कि पाकिस्तान में जो भी, पाकिस्तान में लोगों के पास ज़र मुबादला है, या जो भी लोगों के पास पैसे हैं, जो भी लोगों ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट मंगाई है, वो सारी एक प्रॉपर्टी में जाके डंप हो गई है। अच्छा, जब कोई चीज़ एक जगह पे डंप हो जाती है और उसकी मूवमेंट नहीं होती है तो उस मुल्क की इकानमी जो है बड़ी इफ़ेक्टेड होती है। इसी तरीके से पाकिस्तान में जितना लोगों के पास पैसा था, सर्कुलेशन में जो भी पैसा था, जब तक सर्कुलेट नहीं होगा तो मुल्क की इकानमी और जीडीपी ग्रो नहीं करेगी। तो इसकी सोच रखते हुए हमारे पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं और जो पाकिस्तान के इकनॉमिस्ट हैं, उन लोगों ने सोच के और ये एक सेक्शन क्रिएट किया। उस सेक्शन के तहत ये है कि अगर आपके पास 2.5 करोड़ से ज़्यादा की कोई भी प्रॉपर्टी है, वो आपके इस्तेमाल में नहीं है, घर हो या ऑफिस हो, उस सब पे एक सर्टेन अमाउंट का टैक्स लगाया जाए। और उस टैक्स की डिटेल थोड़ी कन्फ्यूजन में थी। उस कन्फ्यूजन का सीधा सीधा मफहूम ये निकलता है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो मार्केट वैल्यू है आज की तारीख में, उस पे आपसे 1% टैक्स सालाना लिया जाए। अगर आप दूसरे तरीके से, अगर कानूनी तरीके से जाएंगे तो उसमें क्या है, उसमें आप मार्केट वैल्यू ले लें। मार्केट वैल्यू का जो 5% है, 5% उस पर इनकम कैलकुलेट कर लें। सपोज आपकी कोई प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए की है या 4 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ का 5% इनकम बनती है 20 लाख रुपए। तो 20 लाख पे आपसे 20% टैक्स लिया जाए, इसका मतलब है 4% लिया जाए। इसको अगर हम दूसरे तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो आप पे टैक्स लगता है 4 करोड़ पे सीधा 1%, वो भी 4 लाख रुपए बनता है। तो ये एक फार्मूले के तहत ये टैक्स लगाया गया है। लेकिन इसकी कन्फ्यूजन की वजह से लोगों ने क्या किया, न 2022 में अपना गोशवारा प्रॉपर तरीके से भरा, न लोग 2023 में भर पा रहे हैं, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं उनको करना क्या है। और जाहिर बात है हम जो वकील हजरात हैं, हम भी कन्फ्यूजन में थे। अच्छा, इस कन्फ्यूजन की वजह से कुछ लोग सिंध से हाई कोर्ट को उन्होंने रुजू किया और कुछ लोगों ने पंजाब से पंजाब हाई कोर्ट को रुजू किया। अच्छा, सिंध हाई कोर्ट ने तो इस शिक को अपहेल्ड कर दिया। अपहेल्ड का मतलब है उन्होंने टैक्स पेयर के खिलाफ दे दिया। इसका मतलब है टैक्स पेयर को टैक्स जमा कराना ही कराना है। लेकिन पंजाब हाई कोर्ट ने ये फैसला टैक्स पेयर के फेवर में दे दिया। टैक्स पेयर फेवर में उस हद तक जिन लोगों ने केस किया था, फेवर में क्या दिया, फेवर में ये दिया कि आप पे ये टैक्स लागू नहीं होता है। इसलिए लागू नहीं होता है क्योंकि जो आपसे टैक्स लिया हुआ एक सेक्शन है 50A के तहत जितनी आपकी वैल्यू है उस पर तो वो टैक्स ले सकते हैं। लेकिन एफबीआर का ये पावर नहीं है कि वो उस चीज़ का तयन करे कि आज की तारीख में उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। जब मार्केट वैल्यू का पता नहीं है तो उस पर टैक्स लेंगे कैसे। तो कानूनन उसमें कुछ लकूने थे, उसका एडवांटेज मिल गया जो वहाँ के टैक्स पेयर थे उनको। लेकिन ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए कोई भी बरी ज़ुम्मा नहीं है इससे। तो मेहरबानी करके अपना जो गोशवारा बनाएं, उस गोशवारे में अगर आपके पास सपोज 10 प्रॉपर्टीज़ है, 10 में से आपका एक घर है, वो घर आपको एग्जम्प्ट है, उसको वो एनी हाउ उसमें जो डेफिनेशन में या जो वर्ड में जो एग्जम्पशन में जो एक चीज़ लिखी हुई है उसका नाम है कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। तो अल्टीमेटली वो आपको एग्जम्प्ट है। उसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी जो आपके बिजनेस में, अच्छा लाजमी नहीं है बिजनेस में एक प्रॉपर्टी हो, बिजनेस में आपकी 10 प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जिन जिन पे आप कारोबार कर रहे हैं
जो जो आपके कारोबार में इस्तेमाल हो रही हैं, उसमें आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपकी ऑफिस हो सकती है, आपका वेयर हाउस हो सकता है, आपकी कोई और भी चीज़ हो सकती है जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी, कोई और भी हो सकती है जो बिज़नेस की प्रॉपर्टी आपकी इस्तेमाल हो रही है, वो सब एग्जम्प्ट है, तो उन पे कोई टैक्स नहीं है। उसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है और वो प्रॉपर्टियाँ लेके रखी हुई है कि भाई कल महंगी हो जाएंगी, हम इसको बेच देंगे और उसमें से प्रॉफिट कमाएंगे, लेकिन उन सब प्रॉपर्टी पर उन्होंने टैक्स कर दिया, लेकिन उसकी लिमिट क्या दिया, 2.5 करोड़। अब जैसे हम कराची में आते हैं, कराची में जो इन्वेस्टर है उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, या लाहौर में जाते हैं, पोश एरिया जितने हैं उनमें एक कोई भी प्रॉपर्टी 2.5 करोड़ से कम नहीं है, तो उसकी अगर 2 प्रॉपर्टी भी हैं तो उन पर टैक्स लग जाता है। इसी तरीके से आप पे ये वाजिब हो जाता है। अच्छा, इसमें कुछ लोगों को और इन्होंने इस्तिस्ना दिया है जिसको हम कहते हैं एग्जम्पशन दी हुई है। वो एग्जम्पशन किसको है? वो शोधा को एग्जम्पशन है, शोधा की फैमिली जो है उनको एग्जम्पशन है। वो अच्छा, जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए है कि उन पे ये टैक्स लगता ही नहीं है। आपकी कितनी भी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में, आप पे ये टैक्स नहीं है, ना ही आपको 22 ये सेक्शन 7E भरना है, तो आप इससे एग्जम्प्ट हैं, आप पे ये टैक्स नहीं है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन दी हुई है, वो रेजिडेंट पे लगता है। रेजिडेंट में वो इंडिविजुअल भी आ सकता है, कंपनी भी आ सकती है, ओपी आ सकती है, इन सब पे ये टैक्स लगता है। और टैक्स सबके लिए रेट एक है, शरह एक है, वो है 1%। आप इसको किसी तरीके से भी कैलकुलेट करेंगे, ये 1% ऑफ दी प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू ही आता है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसकी मज़ीद डिटेल में जाते हैं, अब हमें बीच में एक कन्फ्यूजन आई कि भाई हमारे रिटर्न से सारी प्रॉपर्टीज़ हटा दी हैं, पुरानी प्रॉपर्टीज़ हटा दी हैं, हमें जो भी प्रॉपर्टी की एंट्री करनी है वो 7E से करनी है। लेकिन अब वो कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है, अब ऐसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आपको अपनी जगह पे वेल्थ भी भरनी है, लेकिन 7E की स्टेटमेंट भी भरनी है। 7E की स्टेटमेंट नहीं भरेंगे तो आपका रिटर्न इनकम्प्लीट समझा जाएगा। आपको अपना रिटर्न कंप्लीट करने के लिए 7E भरना बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी शिक है, मतलब जैसे अगर आपने प्रॉपर्टी आपने ख़रीद की इस साल में, उस पर इनकम टैक्स का टैक्स जो 236K में आता है, अगर वो आपने दिया तो उस प्रॉपर्टी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं, चाहे आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे ना भी हो, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा इस साल के। लेकिन अगले साल के लिए उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। लोग ये समझ रहे हैं शायद कोई 1-2 साल के लिए, ये 1-2 साल नहीं है, ये जब तक आपकी प्रॉपर्टी रहेगी तब तक आप पे टैक्स लगेगा और ये आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इस टैक्स से बचने का तरीका क्या है? इसके बचने का तरीका ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टीज़ खाली ना रखें। जितनी भी 10 प्रॉपर्टी हैं, तो 10 प्रॉपर्टियों में से अगर आपकी 2 ऑफिशियल हैं, 1 ऑफिशियल है और 1 रहने की है, बाकी 8 बचती हैं, आप उसको चाहें तो रेंट पे दे दें। लेकिन रेंट पे जीएन होनी चाहिए, क्योंकि रेंट के लिए तरीका ये होता है, आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। रेंट एग्रीमेंट के बाद वो रेंट आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने एक सेटिंग बना ली और कैश निकाल लिया और कैश की रेंट आ गई और मैंने उसको शो कर लिया, ऐसा नहीं है। 25,000 से ऊपर जो भी आपकी ट्रांजैक्शन होगी, शायद अब 35,000 रुपये हो गई है, वो आपके अकाउंट में पैसे गिरने चाहिए तो कबूल होंगे, वरना अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे तो ये चीज़ें आपके काम की नहीं है। मेहरबानी करके ऐसे कोई भी शॉर्टकट अप्लाई ना करें जो आपको आगे चल के तकलीफ़ दे। तो मेरा जो मेन मकसद है इस वीडियो का कि आप 7E को प्रॉपर तरीके से समझें। इसमें कोई इतनी ज़ाती परेशानी वाली चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने ऐसी कोई चीज़ नहीं डाली है कि जिसमें हमें कोई बहुत ही ज़्यादा को मसला हो जाए, मसला नहीं है। देखें, एक कानून है, कानून जब भी कोई भी अप्लाई होता है, शुरू में सबको तकलीफ़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है टैक्स देना पड़ रहा है, आम आदमी को टैक्स देना पड़ रहा है। आम आदमी तो कभी भी नहीं चाहता मैं पूरा टैक्स दूँ, हमारे मुल्क में स्पेशली। लेकिन हम जब तक टैक्स नहीं देंगे तो वो चीज़ें हमारे मुल्क की जो है वो चल नहीं सकती। तो जायज़ टैक्स हम पे जो भी बनता है, देखिए हम 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तो ले रहे हैं, लेकिन हम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते। 10 लाख नहीं देते, अगर आप उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब रेंट में देंगे तो आपको 5 लाख रुपये महीना रेंट मिलती है, तो सालाना आप 60 लाख रुपये कमा सकते हैं। तो बेहतर है आप उस रेंट पे टैक्स दे दें, आप इनकम तो करें बगैर इनकम के, क्योंकि 7E का मतलब है डीम्ड इनकम। डीम्ड का मतलब है अजम्पशन। वो एक अज्यूम कर लिया कि आप इस प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते तो इतना कमाते, इतना ना कमाने की वजह से आपने कमाया नहीं है, आपने इसको खाली रखा है, लेकिन अगर इतना कमाते तो इतनी कमाई भी आपको ये गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता, तो आपको ये टैक्स देना है। मतलब आप अगर कमाएं या ना कमाएं, आपको टैक्स देना है। इससे बेहतर है कि आप उसको रेंट पे दे दें, जितनी आपको रेंट मिल रही है उसका एग्रीमेंट कर लें और उतने पैसे अपने अकाउंट में मंगा लें, तो आप इससे बरियोजुमा हो सकते हैं इस तरीके से। और ये लीगल और वाजिब तरीका है और बिल्कुल प्रॉपर तरीका है। इससे कोई और अल्टरनेट या कोई, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोले, कोई जुगाड़ नहीं है। और जुगाड़ कभी भी टैक्स में नहीं चलते ऐसे।
आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, कल नहीं तो परसों पकड़े जाएंगे। देखें 6 साल तक हमें रिकॉर्ड रखना होता है, और 6 साल तक रिकॉर्ड का मतलब है कि 6 साल में हमसे कभी भी सवाल हो सकता है। जब हम गलत काम करेंगे तो हम रोज़ चुपते फिरेंगे और रोज़ परेशान होंगे, और हर साल सेम गलती करेंगे, 1 साल की, दूसरे साल की, तीसरे साल की। उस गलती की कभी तो कोई पकड़ेगा ऑफिसर, फिर जब ऑफिसर पकड़ेगा फिर हम बोलेंगे कि क्या हमारे साथ प्रॉब्लम है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है जो लीगल टैक्स बनता है वो हम दे दें, और अगले साल से हमारी जितनी प्रॉपर्टियां हैं उसको हम कोशिश करके उसको रेंट पे डाल दें। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर कोई आपकी एग्रीकल्चर इनकम है, वो एग्रीकल्चर लैंड है, उस एग्रीकल्चर लैंड पे भी टैक्स है, और वो ये सेम टैक्स है। क्योंकि एग्रीकल्चर में एडवांटेज ये है कि बहुत सारी जगहों पे अभी तक फेयर वैल्यू का तयन नहीं हुआ है। फेयर वैल्यू हम मानते हैं एफबीआर की वैल्यू को, तो एग्रीकल्चर लैंड पे कहीं एफबीआर की वैल्यू अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। इस पे आपको आगे चल के फ़वाद मिल सकते हैं, लेकिन वो अपीलों और ट्रिब्यूनल से फ़वाद मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपकी किसी भी वैल्यू पे असेसमेंट हो सकती है। इसीलिए मेहरबानी करके आपके अगर एग्रीकल्चर लैंड है वो भी आप अगर कल्टीवेटेड है तो उस पर एग्रीकल्चर टैक्स दे दें, लाजमी नहीं है आप एफबीआर को टैक्स दें। अगर आपने एग्रीकल्चर टैक्स दे दिया उस पर तो भी आप इस्तिस्ना आपको मिल जाएगा। तो आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि जितने अपने रिसोर्सेज है, असल में इसका मेन मफहूम है जितने भी आपके इन्वेस्टेड कैपिटल इन्वेस्टेड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको आप यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ करेंगे तो उससे पैसा आएगा और पैसे की सर्कुलेशन होगी। ज़ाहिर बात है इसके बाद बहुत सारे लोग तंग आके अपनी फालतू प्रॉपर्टी बेच देंगे। जब वो फालतू प्रॉपर्टियाँ बेचना शुरू करेंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू एक नॉर्मल लेवल पे आएगी जो आज आसमान को छू रही है। हम कोई 120 गज़ का घर भी किसी अच्छे इलाके में अगर लेते हैं तो हमें 120 गज़ का घर का मतलब एक आम आदमी जिसकी इनकम 1.5-2 लाख, लाख, सवा लाख है, वो भी घर नहीं ले सकता इस वक्त में 120 गज़ का, क्योंकि उस घर की जो इस वक्त में वैल्यू है वो 1 से सवा करोड़ से कम कहीं पे भी नहीं है, और 1.5 करोड़ भी है, 2 करोड़ भी है, 2.5 करोड़ भी है, अलग अलग वैल्यू है। लेकिन वो भी कोई ले नहीं पा रहा। वो इसलिए नहीं ले पा रहा है कि जिसको ज़रूरत नहीं है उसने 10 घर लेके रखे हुए हैं, हर एक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट की हुई है। वो घर 50 लाख का था, उसकी सिर्फ क्या हो रहा है हमारे पास, वो एक बेचता है, दूसरा बेचता है, तीसरा बेचता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते आज वो घर 2-2 करोड़ रुपए के भी हो गए हैं। तो जाहिर बात है जो ये इकदाम लिए गए हैं 7E के लिए ये बहुत अच्छे हैं। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि मेहरबानी करके इसको समझ के और प्रॉपर अपना रिटर्न भरवाएं और सारी चीज़ें अपनी डिक्लेयर करें, और डिक्लेयर करके उसको अगर रेंट पे देनी है तो रेंट पे दें, वरना जहाँ एग्जम्पशन है, जैसे मैंने आपको बताया शौदा को एग्जम्पशन है, 236K जिसने पे किया उसको एग्जम्पशन है, जिस पे आप रेंट ले रहे हैं और कोई टैक्स दे रहे हैं वो एग्जम्प्ट है। इसके अलावा अपना घर एग्जम्प्ट है, ऑफिस एग्जम्प्ट है, और चीज़ें एग्जम्प्ट है, तो वो उसका फ़ायदा लें। मेहरबानी करके इस चीज़ को समझें और अपने गोशवारे को प्रॉपर तरीके से भरवाएँ। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।